सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे विज्ञान के हम 8वें भाग की, और 8वें भाग में बात करेंगे MCQ नंबर 176 176 से लेकर 200 यानी 200 तक की। इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट www.dkmppsc.com। PDF को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से आप सीधे वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक पेज DKMPPSC एकेडमी जरूर लाइक कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और आप अपडेट रहें हमारे साथ हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, यानी कि विद्युत मोटर जिस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है उस सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्युत मोटर जो काम करती है वो करती है फैराडे के नियम के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, विद्युत मोटर करती क्या है? विद्युत मोटर जो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो ये जो नियम होता है ये फैराडे का नियम है, और इसी के नियम के अनुसार ये काम करती है। ओम का नियम संबंधित है विद्युत की प्रतिरोधकता से, तो ये भी एक फेमस नियम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो एक ये नए प्रकार का बम है। संभवतः आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, तो आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन बम आपने सुना होगा, परमाणु बम सुना होगा। परमाणु बम या हाइड्रोजन बम से एक और बम होता है जिसे न्यूट्रॉन बम कहते हैं, और ये बहुत घातक किस्म का बम होता है न्यूट्रॉन बम। और ये इस तरीके से काम करता है कि जो इससे विकिरण निकलते हैं, और वो विकिरण जो होते हैं वो अधिक से अधिक जान लेते हैं, यानी इंसानों को मारने के काम तो आते हैं, लेकिन वो जो भवन होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये न्यूट्रॉन बम है। परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम जो होता है वो एक सिद्धांत पे काम करता है जिसको कहते हैं परमाणु विखंडन। और परमाणु हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, और वो नाभिकीय संलयन, जिसमें कि जो सूर्य में जिस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है उस पर कार्य करता है। इस वाले उसमें समझेंगे कि आखिर नाभिकीय संलयन क्या होता है। देखिए, नाभिकीय संलयन या फ्यूजन जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें क्या होता है कि दो नाभिक जिसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन में दो नाभिक, जैसे यहाँ थोथेरियम का और ड्यूटेरियम का जो नाभिक हैं वो आपस में जब टकराएंगे और उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उनसे निकलेगी ऊर्जा, न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा और उससे एक हीलियम गैस बनेगी। तो ये जो व्यवस्था कहलाती है नाभिकीय संलयन। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो हल्के नाभिक टकराकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो हल्के नाभिक हैं ट्रिथियम और ड्यूटेरियम, और ये जब आपस में टकराएंगे तो एक भारी नाभिक बनाएंगे, और उससे जो उनके टकराने से एनर्जी निकलेगी। तो ये व्यवस्था कहलाती है नाभिकीय संलयन, और जो सूर्य होता है उसमें यही होता है। परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय संलयन पर परमाणु बम काम नहीं करता, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं, फ्लेमिंग का नियम नहीं, नाभिकीय विखंडन जो होता है उस पर ये कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जैसे कि ये एक नाभिक है जो यूरेनियम है, उसके ऊपर एक छोटा सा जो न्यूट्रॉन है वो टकराया जाता है। यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा न्यूट्रॉन है वो टकराता है। जब वो टकराता है तो उससे क्या होता है, नाभिक के अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय विखंडन में नाभिक टूटता है, और नाभिकीय संलयन में दो नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो इसमें एक जो भारी नाभिक होता है वो टूट जाता है, और फिर एक और अगला फिर उससे जो नाभिक निकलता है उसमें फिर एक न्यूट्रॉन टकराता है, फिर उस टूटता है। तो इसी तरह से ये चेन रिएक्शन में ये पूरा के पूरा बनता हुआ चला जाता है, और यही जो कहलाता है हाइड्रोजन बम कहलाता है। प्रकाश विद्युत शेल के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर क्या होता है? ये विद्युत को प्रकाश में बदलता है? बिल्कुल नहीं, विद्युत को प्रकाश में नहीं बदलता। प्रकाश को विद्युत में बदलता वो ये जो होता है क्या करता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो करता है
प्रकाश को जो होता है विद्युत में बदलता है, जिसे सोलर सेल के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए, प्रकाश का संचय नहीं करता और विद्युत संचय भी नहीं करता है, तो प्रकाश को विद्युत में बदलने का काम करता है। चलिए, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस श्रेणी में लगे होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्या होती है, आपने देखा होगा सीरीज जो होती है उसे श्रेणी कहते हैं। तो किस श्रेणी के अंदर घरों के अंदर पंखे बल्ब जो लगे होते हैं वो किस प्रकार की श्रेणी में लगे होते हैं? वो समानांतर श्रेणी में लगे होते हैं। समानांतर श्रेणी यहाँ आप देख सकते हैं। समानांतर श्रेणी क्या होता है कि दो तार होते हैं या दो विद्युत धारा का जो पथ होता है उसमें एक पॉइंट से ये जुड़ा होता है, एक पॉइंट से ये जुड़ा होता है, दोनों एक प्लस में यानी कि एक फेज में जुड़ा होता है और एक अर्थ में जुड़ा होता है। तो ये व्यवस्था कहलाती है जो समानांतर क्रम कहलाता है। एक होता है श्रेणी क्रम। आपने दिवाली पर आने वाली जो सीरीज होती होगी लाइट वाली वो देखी होगी, वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। उसमें एक बल्ब से दूसरा बल्ब, दूसरे से तीसरा बल्ब इस टाइप से जुड़ा होता है और ये दोनों फिर एक उसमें केबल आई हुई होती है, डोरी आई होती है, तो ये प्लस में जुड़ जाता है और ये माइनस में जुड़ जाता है अलग से। तो ये जो व्यवस्था कहलाता है, R1 एक बल्ब यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, ये व्यवस्था कहलाता है श्रेणी क्रम। इसका ये नुकसान होता है कि अगर इसमें से कोई भी एक बल्ब खराब हो जाता है तो उससे आगे का पूरा जो सर्किट होती है श्रेणी क्रम की वो खराब टूट जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर एक सर्किट, एक कोई चीज़ खराब हो जाती है तो बाकी यथावत चलते रहते हैं। तो श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य पदार्थ जिस इकाई में मापा जाता है वो कैलोरी में मापा जाता है। आपने देखा होगा कि भोजन कैलोरी में मापते हैं कि किसको, बच्चों को कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, महिलाओं को कितनी होती है, वयस्कों को कितनी होती है। तो इस सबको मापने की ये इकाई है कैलोरी। वहीं केल्विन की बात करें तो केल्विन जो है तापमान को मापने की इकाई है। जूल की बात करें तो जूल जो है कार्य को मापने की इकाई है जूल, और कार्य का मापने की यह एसआई मात्रक है या एमकेएस मात्रक जिसे कहा जाता है वो है। वहीं अगर हम अर्घ की बात करें तो अर्घ भी कार्य को मापने की इकाई है, लेकिन ये सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। और जो एक जूल होता है, एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ के। चलिए अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 182। विद्युत धारा की जो इकाई यानी कि विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। वहीं ओम की बात करें तो ओम जो इकाई है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या, उसका मापने की इकाई है ओम। एक ओम जो होता है, एक ओम प्रतिरोध से 1 एम्पियर करंट के गुजरने की शक्ति जो कहलाती है वोल्ट कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा, 1 ओम प्रतिरोध है और 1 ओम प्रतिरोध से जो 1 एम्पियर करंट गुजरने के लिए जो शक्ति लगती है वो कहलाती है वोल्ट। वहीं कूलम्ब की बात करें तो कूलम्ब भी एक इकाई है और कूलम्ब के द्वारा ये मापा जाता है कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक बहने से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की वो मात्रा जो 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक बहने से प्राप्त होती है, ये होता है कूलम्ब। ध्यान दीजिएगा, कूलाम नहीं है, ये कूलम्ब है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही एक यौगिक है? ध्यान दीजिएगा, पहले समझते हैं कि तत्व कौन सा होता है, यौगिक क्या होते हैं। देखिए, तत्व क्या होते हैं, वे अब मूलभूत पदार्थ होते हैं जो कि जिनकी एक, जैसे कि हाइड्रोजन है, पानी है, ये जो कहलाते हैं तत्व कहलाते हैं, जिनका एक अपना एक रासायनिक संगठन होता है और जिनको और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वायु जो है ना तो ये तत्व है ना ही ये यौगिक है। वायु जो है एक मिश्रण है। इसमें वायु में क्या क्या मिला रहता है, इसमें बहुत सारी गैसेस, कहीं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस भी वायु में होती है। उसके अलावा धूल कण होते हैं, जलवाष्प होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली होती हैं। जल की बात करें तो जल एक तत्व है। पारा की बात करें, पारा एक धातु है। सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसमें सोडियम और क्लोराइड के एक ही अनुपात में पाया जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस, तरल यानी कि द्रव और गैस। जो प्लाज्मा होती है वो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह आयनीकृत गैस होती है। प्लाज्मा जो अवस्था होती है एक्चुअल में आयनीकृत गैस होती है। तो गैस टाइप की होती है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आयतन भी इसका
नहीं होता। लेकिन ये जो होता है विद्युत, जैसे विद्युत के प्रभाव में आकर गैस जैसे विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो प्लाज्मा होता है उस पर विद्युत का प्रभाव पड़ता है, चुंबकीय प्रभाव भी उस पर होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, ये जिन्हें WBC कहते हैं, उनका जो कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना उनका कार्य है। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ये RBC का कार्य है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, यानी कि किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो होता है सभी को खून दे सकता है? तो वो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है। वहीं एवी की बात करें तो एवी जो है सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है एबी। चलिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर के अंदर जो अधिकांश भाग होता है, देखिए ये सारे अंगों में पाचन होता है, लेकिन जो छोटी आंत होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो अग्नाशय में भोजन बनता है, पचता है, वो छोटी आंत में जाकर ही उसको अवशोषित किया जाता है, और सबसे मेन जो काम होता है वो छोटी आंत में ही होता है। चलिए बात करें, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? शायद ये रिपीटेड है, पहले भी बात कर चुके हैं। पनीर होता है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, डींडवाना क्षेत्र में नहीं है, बीकानेर क्षेत्र में नहीं है, उदयपुर क्षेत्र में नहीं है, खेतड़ी क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, दो इंपॉर्टेंट जिले हैं, एक है झुंझुनू और दूसरा है अलवर। झुंझुनू और अलवर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है, तो ये खेतड़ी जो है झुंझुनू में स्थित है। भारत के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में अभी भंडार मिले हैं वो है झारखंड का पलामू जिला। पलामू जिला झारखंड का, यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में भंडार तांबे के प्राप्त हुए हैं। भारत की मुख्य धान्य फसल कौन सी है? धान्य फसल मतलब ऐसी फसल जिसका प्रयोग खाने के लिए किया जाता है, तो चावल जो है भारत की प्रमुख धान्य फसल है। चावल बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, खरीफ की फसल है। चावल के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर चाइना है। भारत के अंदर की बात करें, विश्व का लगभग 20% हम उत्पादित करते हैं चावल, और भारत के अंदर जो पश्चिम बंगाल है वो सर्वाधिक चावल उत्पन्न करता है। वहीं ज्वार की बात करें, ज्वार भी एक खरीफ की फसल है, इसे मोटा अनाज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोटा अनाज कहा जाता है, और ये जो फसल है ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत के अंदर अगर हम मोटा अनाज ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक जो ज्वार होती है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि ये कम पानी के जगह पर हो जाती है। गेहूं की बात करें, गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन ये रबी की फसल है, और जो भारत होता है, भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर जो होती है गेहूं सर्वाधिक पाया जाता है। विश्व के अंदर बात करें तो चाइना में सर्वाधिक गेहूं होता, उसके बाद भारत में दूसरे नंबर पर गेहूं होता है, और भारत के अंदर जो है यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। मक्का की बात करें, मक्का भी मोटे अनाज की फसल है, और मक्का जो होती है उसका सर्वाधिक उत्पादन विश्व में USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया जाता है। भारत की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मक्का बोई जाती है, लेकिन जो उत्पादन अधिक होता है वो आंध्र प्रदेश में अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण श्वसन नहीं होता। पत्तियों का जो मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण होता है और वाष्पोत्सर्जन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन 192 की, तो डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट को लाइम ऑफ सोडा नहीं कहा जाता, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं कहा जाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP जो होता है, जिसकी मूर्तियां बनती हैं, आपने देखी होंगी, गणेश जी आपने बढ़ाए होंगे, तो वो जो मूर्तियां बनती है वो POP की बनती है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती हैं। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें जो धातु मिलाई जाती है वो तांबा मिलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पारा नहीं मिलाया जाता, प्लेटिनम नहीं मिलाया जाता, एल्यूमिनियम नहीं मिलाया जाता। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आंत में ये पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति जिन्होंने ये खोजा था उनका नाम है रोनाल्ड रोस, और 1902 में इस चीज़ के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। रोनाल्ड रोस को उन्होंने खोजा था कि परजीवी जो उसका होता है मलेरिया का, उसका जीवन चक्र कैसे होता है। लुई पाश्चर की बात करें तो उन्होंने पाश्चीकरण की खोज की थी लुई पाश्चर ने, और बहुत सारे जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होते हैं वो भी इनके द्वारा बनाए गए थे। चार्ल्स डार्विन जो थे उनके द्वारा विकास
विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकता के ऊपर मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग किए थे। ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। बात करें निम्न में से इसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है, तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, तलचिट्टा इसमें रक्त होता है, हालांकि लाल रक्त नहीं होता लेकिन सफ़ेद रक्त कणिकाएं इसमें होती है। केचुए में भी रक्त होता है। हाइड्रा जो होता है उसमें रक्त नहीं होता है। हाइड्रा एक जलीय जीव है और हाइड्रा जो होता है शैवाल के साथ सहजीव अस्तित्व जिसे कहते हैं या सहभोजी रूप से रहते हैं। ये दोनों एक साथ रहते हैं। हाइड्रा और शैवाल क्या करते हैं कि हाइड्रा अपने द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसको ले लेता है शैवाल, और शैवाल उस ऑक्सीजन से प्रकाश संश्लेषण कर लेता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण से जो CO2 निकलती है उसको हाइड्रा ग्रहण कर लेता है। तो यानी एक दूसरे के ये पोषक जीव हैं और हाइड्रा की उम्र बहुत अधिक हो सकती है। एक जीव है, कई लाखों वर्षों तक ये जीवित रह सकता है। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश नाम से जाना जाता है? तो जेलीफिश नाम से हाइड्रा को नहीं जाना जाता, फाइसेलिया को नहीं जाना जाता, ऑरिलिया जो होता है उसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 198 की, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? मतलब ऐसा जो बहुत ऊंचा ताप होता है उसकी माप जो की जाती है वो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के अंदर जो तापमान मापा जाता है वो इसी से मापा जाता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? तो बहुत सिंपल सा, आपने पता होगा, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल के द्वारा परावर्तन, ये कारण होता है। हालांकि सिर्फ परावर्तन नहीं, उसके अंदर अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, लेकिन यहाँ पर यही सबसे उपयुक्त है। धूल कणों का परावर्तन से नहीं होता, प्रकाश के प्रकीर्णन से नहीं होता, प्रकाश के ध्रुवण से नहीं होता। तो अंतिम क्वेश्चन की बात करें, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, ये प्रश्न आ गया। तो पायरोमीटर तापमापी, जिसे मैंने पहले भी बताया था, पायरोमीटर तापमापी, उसे पायरोमीटर भी कहते हैं, उसी का नाम पायरोमीटर है। वो तापमापी जो होता है उसे पायरोमीटर भी कहते हैं। तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। तो ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं और इनकरेज करते हैं बहुत अच्छा करने के लिए। चलिए आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे TNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।